देश के जाने माने रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता अपने क्षेत्र में एकेजी के नाम से लोकप्रिय है और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अशोक के गुप्ता एक बेहद निपुण सर्जन और शिक्षक है जो शहर के कुछ प्रतिष्ठित अस्पतालों में जैसे ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई, बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर से एसोसिएट है। अपनी सभी प्राथमिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की शिक्षा सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर से उन्होंने पूरी की और फिर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से एसोसिएट होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि राज्य के लोगों के प्रति उनके कुछ दायित्व है। समाज सेवा के अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने दूर दराज के इलाकों में वंचितों के लिए मुफ्त पुनर्निर्माण सर्जरी आयोजित करना शुरू किया। नमस्कार, नवभारत मुंबई से बातों बातों में मैं माधवी वाडकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बातों बातों में हम हमेशा अलग अलग विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं, मान्यवरों से बातचीत करते हैं और आज हमारे साथ है सीनियर कंसल्टेंट इन एस्थेटिक प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ गवर्नर भी रह चुके हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे कि नागपुर से आपके मेडिकल की ये जर्नी, करियर की जर्नी शुरू हुई थी, बट आपने प्लास्टिक सर्जन इस शाखा आपने कैसे चुनी? क्या सोच थी इसके पीछे आप? देखिए, नागपुर उस समय जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर किया था, उसके पहले नागपुर मध्य प्रदेश में आता था, महाराष्ट्र के आने बनने के पहले। और मध्य प्रदेश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट शहर नागपुर था। नागपुर मेडिकल कॉलेज की भी हिस्ट्री है। पिछले साल ही हमने 75 ईयर्स कमेमोरेट किए एंड आई एम वेरी प्राउड कि आई एम पार्ट ऑफ द नागपुर मेडिकल कॉलेज। मैंने 1968 में एडमिशन लिया था और उस समय ऐसा लगता था कि स्टूडेंट को या तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो या इंजीनियरिंग कॉलेज में, बाकी आर्ट्स साइंस वगैरह में उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। एंड आई फेल्ट फॉर्चुनेट कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पहले 5 साल जब मेडिकल कॉलेज के एजुकेशन के रहते हैं, उसमें तो MBBS की पढ़ाई में हमको खुद को नहीं समझ में आता कि हमको क्या करना चाहिए। टारगेटेड रहता है कि किसी प्रकार से पहले फर्स्ट MBBS का सब्जेक्ट पास करें, जो बहुत डिफ़िकल्ट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और जो सब्जेक्ट है। और उसका एक एनेक्डोट बताऊंगा कि एक हमारे मेडिकल कॉलेज के IAS ऑफिसर, IAS भी हो चुके, उनसे ऐसी बात हो रही थी। तो उनसे किसी ने पूछा कि सर, IAS का एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि MBBS का? उन्होंने बोला कि जो आदमी एनाटॉमी का एग्ज़ाम पास कर सकता है वो IAS कभी पास कर सकता है। तो एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, हम लोगों को आइडिया नहीं रहता है जब तक हम MBBS पास नहीं कर रहे हैं कि हमको आगे क्या सब्जेक्ट लेना है। यानी आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद में, 5 साल पढ़ाई करने के बाद में, जब हम लोग इंटर्नशिप करते हैं, जब हम एक्चुअली क्लिनिकल साइड में जाते हैं, तब वो बुकिश नॉलेज के आगे जब बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आता है हाथ में। पेशेंट को इंजेक्शन कैसे लगाना, स्टिच कैसे करना और कैसे स्टेथोस्कोप से उसको एग्जामिन करके उसको डायग्नोसिस करना। और उस समय हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे टीचर ऑब्जर्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब मैं MBBS पास करके इंटर्नशिप कर रहा था, तब मेरे जो सुपीरियर थे, जिन्होंने मुझे सिखाया हाथ पकड़ के कि भाई कैसे स्टिच करना, पहला नीडल कैसे पकड़ना, ये करना, तो एक का कमेंट ये था कि अशोक, तुम तो पहली बार नीडल होल्ड पकड़ रहे हो, लेकिन इतना अच्छे सूचा कर रहे हो कि तुमको तो प्लास्टिक सर्जन बनना चाहिए। ये मुझे अभी भी याद है, जिस दिन पहला मुझे कैजुअल्टी में पेशेंट आया था जिसको कटा हुआ था और उसने मुझे बोला कि आप स्टिच करो उसको। तो उसने सिखाया मुझे कैसे थ्रेड डालना, कैसे नीडल पकड़ना, कैसे नीडल होल्डर पकड़ना और कैसे स्टिच करना। तो जो मैंने किया, तो एक वो दिमाग में इम्प्रेशन बन गया कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा हाथ स्टडी है, तुमको अच्छी तरह से पकड़ना आता है इंस्ट्रूमेंट, तुम तो प्लास्टिक सर्जन बनना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते गया। जब मैं सर्जरी में रेसिडेंसी किया, तब मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला कि नहीं, यू हैव गॉट अ गुड स्टडी हैंड एंड यू शुड गो फॉर प्लास्टिक सर्जरी। तो लकीली एक के बाद एक ऐसी विंडो ओपन होती गई। मुझे सर्जरी में अच्छे मार्क्स मिले थे MBBS में, तो उसके कारण मुझे मास्टर ऑफ सर्जरी में एडमिशन मिल गया। मास्टर ऑफ सर्जरी भी मैं पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया। उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी, उस समय महाराष्ट्र में सिर्फ
नागपुर में मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी का सुपर स्पेशलिटी का कोर्स था जो मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज था। लकीली मुझे वहाँ भी एडमिशन मिल गया, वहाँ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। और जैसे किस्मत बोलते हैं या हार्ड वर्क ऑलवेज पेज जो बात करते हैं कि मैं MBBS पास करने के बाद में तुरंत मुझे विदाउट एनी ब्रेक MS के लिए एडमिशन मिल गया। MS ख़त्म करने के बाद में MCH के लिए एडमिशन मिल गया। MCH ख़त्म जैसे हुआ नहीं, मुझे उसके तुरंत बाद बॉम्बे में प्रमोशन के लिए पोस्ट JJ हॉस्पिटल में एज ए रीडर प्रमोशन हो गया। उसी समय एग्ज़ाम के तुरंत बाद मुझे यूनाइटेड किंगडम में भी एडवांस फेलोशिप के लिए चांस मिल गया। तो ये एक के बाद होते गया। तो जैसे आपको मैं बताया कि एक एनेक्डोट की प्लास्टिक सर्जरी जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था मेरा बोर्ड का, सो 1977 की बात है ये, तब मेरे एग्ज़ामिनर जो बाहर से आए थे उन्होंने पूछा कि सनी व्हाट नेक्स्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस ख़राब है, तुमको अब फिर से 6 महीने। बोला आई एम प्रिपेयर टू कम आफ्टर 6 months फॉर नेक्स्ट अगेन। बोले नो, योर रिजल्ट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर वी स्टार्टेड एग्जाम because we had a good feedback from your professors. Now I'm suggesting what you should look for next, because whatever you have to learn आपने यहाँ सब सीख लिया है। अब इसके आगे सीखने के लिए आप नई टेक्नोलॉजी जो है, जो प्लास्टिक सर्जरी हमारी, उसके लिए जाना चाहिए। उन्होंने माइक्रो सर्जरी सजेस्ट किया। जैसे लक और गुड विशेज ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, मुझे माइक्रो सर्जरी का उस समय इंग्लैंड में जो सबसे अच्छा सेंटर था वहाँ एडमिशन मिल गया, वहाँ मुझे चांस मिल गया। और जो कैंसर सर्जरी का जो सेंटर है हॉस्पिटल, रॉयल मार्स्टन हॉस्पिटल लंदन का, वहाँ मुझे काम करने के लिए मौका मिला। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा ख्याल में रखी कि जब मैं बॉम्बे में था तो मुझे रीडर इन प्लास्टिक सर्जरी की पोजीशन थी, जो काफ़ी सीनियर पोजीशन रहती है। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इंडिया वापस आऊँगा, और यहाँ रीडर की पोस्ट मेरी है JJ हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ इस्टेब्लिश करूँगा डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो सर्जरी। पे आने वाली थी हाँ, कि जैसे कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी आपने पढ़ाई की, आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर आपने माइक्रो सर्जरी की, आपने स्टार्ट कर दिया। आप फॉर द स्टडी आप ऑल ओवर द ट्रैवल आपने किया है, हाँ, आप इंग्लैंड भी गए, बट फिर भी इंडिया वापस आना है और वापस आके प्लास्टिक सर्जरी में आपने बहुत सा सोशल वर्क किया है। तो इसके पीछे आपका उस वक्त भी क्या मिशन था, क्या सोच? देखिए मेरा फर्म बिलीव है, फर्म विश्वास है कि अच्छा काम करेंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। मुझे इंग्लैंड में मैं लगभग 3 साल रहा, लेकिन मुझे किसी भी हॉस्पिटल में एप्लीकेशन नहीं डालना पड़ा जॉब के लिए या फेलोशिप के लिए। पहली जगह गया था जहाँ वहाँ के प्रोफेसर वॉज इम्प्रेस्ड, और उन्होंने बोला कि भाई मैं आपका नेक्स्ट यहाँ अरेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट वहाँ अरेंज कर देता हूँ। तो एक के बाद सीक्वेंशियली मुझे अपॉइंटमेंट मिलते गया। वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने हेल्प किया। और जिस प्रकार से जैसे आपको बताया कि 2-3 लीडिंग हॉस्पिटल हैं, बर्मिंघम एक्सीडेंट हॉस्पिटल, स्टोक मैंडिवल हॉस्पिटल, रॉयल मार्स्टन हॉस्पिटल, यहाँ एडमिशन मिलना, फेलोशिप मिलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन लकीली आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मिलते गया। वहीं जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तब काफ़ी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए विच मेड माई बिलीव मोर फर्म दैट आई शुड गिव बैक एंड गो बैक। इसमें एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। जब मैं, हमारे जो बॉस थे वो एल्सबरी, मतलब लंदन से करीबन 40-50 किलोमीटर है, वहाँ से छोटे सैटेलाइट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एवरी सैटरडे दे यूज्ड टू गो टू दैट हॉस्पिटल, जहाँ हम लोग 5-10 ऑपरेशन हैंड सर्जरी के करके अंडर लोकल एनेस्थीसिया वापस आया करते। तो मैं उसको पूछा कि सर, एक कंट्री लाइक इंग्लैंड जहाँ सबके पास कार है, सबके पास अच्छे वेल टू डू लाइफ एंड इंश्योरेंस कवर है, तो आप छोटे सेंटर में जाके माइनर सर्जरी, माइनर मतलब रिस्क लेके विदाउट एनेस्थीसिया लोकल में करते हैं, व्हेन दीज पीपल कैन अफोर्ड टू कम टू मेजर हॉस्पिटल। तो उनका ये कहना था कि भाई यदि अभी हम सिर्फ 2 लोग जाके वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, 10 पेशेंट ऑपरेट करेंगे, 10 पेशेंट के साथ में उसके 2 रिलेटिव हैं, तो कम से कम 30 लोगों का, हम 2 जा रहे हैं, अदरवाइज उनको आने के लिए 30 लोगों को आना पड़ेगा, तो इतनी तकलीफ अलग होगी। तो उसी समय मैंने बोला कि सर, इफ़ दैट इज़ द कंडीशन देन वी रिक्वायर मोर ऑफ दिस फैसिलिटी इन इंडिया रादर देन इन कंट्री लाइक इंग्लैंड, कि जहाँ सर्जन और स्पेशलिस्ट छोटे सैटेलाइट सेंटर में जाके
स्पेशलाइज सर्जरी कर सकें और उसमें लोगों का ही फ़ायदा होगा, वो सेंटर का ही फ़ायदा होगा। तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेटअप इन इंडिया। और जैसे बोला ना कि एक के बाद एक होता है, जैसे मैं जब वापस आया इंग्लैंड से 82 की बात है, एक जर्मन प्रीस्ट यहाँ बॉम्बे विजिट कर रहा था वो, और बॉम्बे की टैक्सी में कहीं उसका अंगूठा कट के अलग हो गया, और करीबन 3-4 बजे की बात है, उसको जे हॉस्पिटल में लेके आए। उस समय मैं अकेला था इंडिया में जो माइक्रो सर्जरी करके ऐसा रिप्लांटेशन सर्जरी किया करता था। तो जब मैंने देखा, मैंने उनको सब समझाया और उनको मैंने बोला कि सर्जरी करके मैं इसको फिक्स कर दूंगा। करीबन 7-8 घंटे सर्जरी चली, मैंने उसका सर्जरी करके ज्वाइन कर दिया। बाद में मैंने उनको बोला कि सर आपको कम से कम 4 या 5 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, मुझे ऑब्जर्व करना है सर्कुलेशन कैसा है, किस प्रकार का काम करेंगे। तो बोले डॉक्टर प्लीज़ टेक इट ऑफ बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे फॉर 5 डेज। मैं बोला ऐसा तो पहली बार मैंने सुना कि कोई बोल रहा है कि भाई आप मेरा अंगूठा निकाल दो, मुझे आई एम गुड विदाउट थंब। तो मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर मिशन के लिए यहाँ आया हूँ, 2 दिन का मेरा पूरा विजिट है और 2 दिन में मुझे कई जगह जाना है, तो आई कैन नॉट रिमेन स्टक एट वन प्लेस फॉर 2 डेज। तो उनके साथ जो जेंटलमैन था वो बोले कि सर ही इज़ गोइंग टू ए हॉस्पिटल इन ट्राइबल एरिया विच इज़ पाडर हॉस्पिटल and you tell us, we'll observe everything because we got all the facility. I was surprised because Padar is in a very small tribal backward area of Madhya Pradesh. मतलब वहाँ आपको कैसे मिलेगा? वहाँ तो incidentally my parents used to live in Batul, so I was knowing about background of that area. बोले नहीं, you don't bother, we can do everything. And उन्होंने फिर मुझे बोला कि सर आप कभी आइए वहाँ, तो we'll welcome you to visit our hospital. तो देखिए थंब भी बच गया, पेशेंट भी बच गया, एंड दैट गेव मी एवेन्यू फॉर गोइंग टू। सो देन ड्यूरिंग समर वेकेशन देन आई मेड ए प्लान, और दिवाली वेकेशन आई मेड ए प्लान टू गो विजिट माय पेरेंट्स, एंड देन आई केप्ट 2 days एक्स्ट्रा टू विजिट दैट हॉस्पिटल। एंड इट वाज इंडीड ए वेल established hospital with facilities for knee replacement, facilities for gastroscopy, facilities for cancer treatment. That was the first hospital to have radiation therapy for cancer. I'm talking 1982. अब फिर जब मैंने उनके साथ वहाँ से सर्जरी शुरू किया तो लगभग 5 या 10 साल मैं कंटिन्यूसली एवरी 3 months आई यूज्ड टू गो एंड ऑपरेट देयर, और वहाँ वो अपने पेशेंट बुला। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड द सैटेलाइट सेंटर फॉर प्लास्टिक सर्जरी, एंड दैट ऑल्सो मेड मी अवेयर कि भाई कई सर्जरी है जो मैं छोटे सेटअप में भी कर सकता हूँ, उसके लिए हमको बड़े सेटअप नहीं चाहिए। So with having success of Padar Hospital, I started doing in Badnera, Amravati, Alibag, और राजस्थान में, पंजाब में कई ऐसे सेंटर्स जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ आई हैव ए बैकअप ऑफ प्लास्टिक सर्जन, आई हैव ए बैकअप ऑफ जनरल सर्जन एंड ए हॉस्पिटल, वहाँ हमने सर्जरी की। इस प्रकार से पिछले करीबन समझ लीजिए 82 से जो अभी तक कम से कम 20,000 ऐसी सर्जरी हमने सैटेलाइट सेंटर में जाके की है, एंड विदाउट एनी चार्जेस। Whatever is the basic cost of consumable infrastructure etc. is either supported by hospital or by the local people. Patient doesn't pay anything. और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद आ रही है अभी कि अमरावती में विदर्भ महाविद्यालय करके है, वहाँ मैं कर रहा था। तो हमने क्लेफ्ट लिप के लिए किया था, क्लेफ्ट जो बच्चे के होठ कटे रहते हैं वो, उसके लिए। तो मैं जे हॉस्पिटल में लीडर था, तो मेरे साथ में मेरे जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट को मैं लेके गया, 5-6 लोगों की हमारी टीम गई थी वहाँ। तो सडनली 270 पेशेंट क्लेफ्ट लिप के वहाँ जमा हो गए। तो मेरे स्टूडेंट तो पागल हो गए, बोले सर इतने तो हमने ज़िंदगी भर नहीं देखेंगे जो हम एक दिन में एक साथ यहाँ देख रहे हैं। बिकॉज दैट एरिया, ट्राइबल एरिया वॉज मोर प्रोन, क्योंकि ये कई बार इन ब्रीडिंग में भी होता है कई ट्राइबल में, तो इतने ज़्यादा केसेस वहाँ थे। और हमने धीरे धीरे करके सबको ऑपरेट किया। और एक लेडी आई थी, शी वॉज अबाउट 765, और उसके ग्रैंडसन को लेके आई थी, उसको भी होठ कटा हुआ था और लेडी का भी होठ कटा हुआ था। तो उस समय हमने बोला कि भाई आओ तुम्हारे भी ऑपरेशन कर देते हैं। बोले नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 रुपये हैं बस में जाने के लिए वापस। तो कोई वॉलंटियर आया, उसने सामने किया, उसको मनाया। फिर हमने एक साथ लेडी का भी
मतलब ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर दोनों का ऑपरेशन किया। तो ऐसे कई चीज़ें लाइफ में सीखने को मिलती है, एंड दैट इज़ बिकॉज वी आर रीचिंग आउट टू पीपल। आई एम नॉट happy sitting in my consulting room in a AC room and taking. So then after that success, even here also, every alternate Friday, I used to see patients in the afternoon free of charges, those who are this thing. And I used to operate on alternate Monday without charging anything to them. And that gave so much of goodwill. And एक आपको anecdote stories में बताता हूँ कि जब मैं यहाँ ऑपरेट करता था, ऐसे छोटे बच्चे थे, तो एक और ऐसी उसके बाद कभी एक रेनी सीजन में देयर यूज्ड टू बी वेरी हैवी रेन्स और तूफान वगैरह आ रहा था, तो मेरी वाइफ मुझे और बच्चा मुझे यहाँ मिलने के लिए आए थे। अंदर रहता तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि बाहर कितनी बारिश है, क्या है। तो जब वो निकल के बाहर जाने लगी तो काफ़ी बारिश थी, तो शी वॉज वेटिंग फॉर टैक्सी और समथिंग टू कम। कोई टैक्सी रुकने को तैयार नहीं, इतनी बारिश और इतनी आंधी थी। सडनली एक टैक्सी रुकी, थोड़ा आगे गई थी, वो पीछे आई वापस, उसने मिसेस को और बच्चे को बैठाया और उनको घर छोड़ा। और जब वो पैसे देने लगी तो उसने पैसा नहीं लिया टैक्सी वाले ने। तो बोले कि भाई ऐसा क्या, इतने बारिश में तुम आया, तुमको तो डबल पैसा चार्ज करना चाहिए। नहीं, बोले आपको मैंने देखा था, सर ने मेरे छोटे बच्चे का ऑपरेशन किया था, तो तब से मैंने पहचान लिया था, इसलिए मैं आपको आपसे कैसे पैसा लूँ। और देखिए वही टैक्सी ड्राइवर, वही बच्चा आज MBA हो गया है, बड़े बैंक में काम कर रहा है वही। और वो बच्चा कि उसने में आया कि भाई सर, आई एम सच एंड सच चाइल्ड जिसका आपने ऑपरेशन किया था, मैं अभी MBA कर लिया, बैंक में काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा करेक्शन करना है एंड बैंक विल पे। और अभी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज, बट दैट मेमोरी ऑफ चाइल्ड हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड सो मच। के साथ मुझे और एक याद आ रही है, एक चाइल्ड की, एक दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि 2004 में एक 3 घंटे का छोटा बच्चा वाराणसी में डंप किया गया था और बहुत से एनिमल से जिन्होंने उसे बाइट भी किया था, बट आज वही 3 घंटे का छोटा बच्चा आज एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहा है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अशोक गुप्ता जी आपके वजह से। क्या बताएंगे, कैसी वो केस थी? बिकॉज 3 घंटे का, 3 साल का भी नहीं, हम बोल सकते हैं सिर्फ 3 घंटे का छोटा बच्चा जिसे डंप किया जाता है, इतने एनिमल्स बाइट होते हैं, उसके बाद भी ये बच्चा आज हेल्दी लाइफ जी रहा है। देखिए इसके तो ये तो बहुत ही यूनिक केस है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम वर्ल्ड लिटरेचर ऑल्सो। और इसके ऊपर एक हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि जाको राखें साइयाँ मार सके न कोई। तो इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि 3 घंटे की जो उम्र में जब था, एक छोटा सा विलेज है वाराणसी के पास में, चौबेपुर थाने के पास आता है, तो वहाँ जंगल में किसने फेंक दिया था। और सुबह 6 बजे जब फील्ड वर्कर्स, शुगर केन वर्कर्स जा रहे थे काम के लिए, तब उनको किसी ने आवाज़ सुनी बच्चे के रोते हुए की। और जब उन्होंने आवाज़ सुन के अंदर झांक के देखा तो देखा कि बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और एनिमल उसको काट रहे हैं। तब उन्होंने आवाज़ किया, एनिमल भाग गए, तो उठा के उसको लेके आए और उन्होंने उसको तुरंत वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ लेके गए। पुलिस स्टेशन वाले भी देख के दंग रह गए। उन्होंने सब कपड़े को उसमें जो भी कपड़ा है, टॉवल, पेपर था, उसमें लपेट के उसको वहाँ एक SOS विलेज की छोटी यूनिट है, वहाँ लेके गए। वहाँ उन्होंने दिया तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि सर हमने तो पुलिस वाले को बोला कि आप इनको हॉस्पिटल लेके जाइए, तो पुलिस वाले ने बोला उनको कि भाई बच्चों के पालना काम आपका है और आप हमें बोल रहे हैं कि आप पुलिस हॉस्पिटल लेके जाइए, ये आपका भी। तो वो करके उन्होंने बाद में हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला ये बच्चा बचना मुश्किल है। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से BHU में इमरजेंसी में लेके गए। वहाँ भी जो सुपरिटेंडेंट थे या पीडियाट्रिक सर्जन थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उसको जान तो बचाई बच्चे की, वुंड किया, लेकिन बोले 3 घंटे 4 घंटे के बच्चे के ऊपर माइक्रो सर्जरी करके सभी नसें जोड़ना, पैर को फिर से सर्कुलेशन लाना, ये इंडिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकता है। और उसके कारण उन्होंने बोला कि भाई आपको बॉम्बे लाना पड़ेगा। उनके तरफ से मैसेज आया, मैंने भी यहाँ से उनको सपोर्ट किया। फिर उनकी टीम आई और जो लॉजिस्टिक लगता है हॉस्पिटल में एडमिट करने का, ट्रांसफ़र करने का, हमने पूरा इंतज़ाम किया। बॉम्बे हॉस्पिटल उनको एडमिट किया और वो लगभग अभी तक उसके ऊपर 8 या 10 सर्जरी हो चुकी है, अलग अलग एज में,
2 महीने, 3 महीने, फिर 8 महीने, फिर 4 साल, फिर 10 साल, फिर 12 साल, फिर 16 साल करते थे। और हर सर्जरी में लगभग समझ लीजिए 12 से 20 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। आज वो लड़का 2003 का उसका बर्थ है, तो 20 साल का हो गया है। इज़ अबाउट 6.2 फीट टॉल, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वेरी गुड इन स्टडीज एंड प्ले। वॉलीबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, रनिंग, उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। और उसके मैंने कुछ वीडियो जब शेयर किया था हमारे वर्ल्ड कांग्रेस में, तो एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। एंड अल्टीमेटली इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सर्जरी, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सिस्टम वी हैड, जो एक कम्युनिटी सर्विस का है, एक NGO लाइक SOS विलेज, जिन्होंने उसको न्यूट्रिशन किया, फॉस्टर मदर को दिया, उसका प्राइमरी केयर किया, एजुकेशन दिया। आज वो ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ मॉडर्न गैजेट्स है, सब इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सब चीज़ें वहाँ पर हैं। तो ये इवन आज बॉम्बे में वो प्राइमरी स्कूल में उतनी फैसिलिटी नहीं होगी जहाँ उसको उस स्कूल में मिलता है। एंड लास्ट टाइम उसके बोर्ड एग्ज़ाम था, इसको 92% मार्क्स इन दैट, तो यूपी सरकार ने भी उसको ऑनर किया उसमें। तो ये जो इंसिडेंट है, जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि ये इट इज़ नॉट ओनली माई कंट्रीब्यूशन, इट इज़ माई अपॉर्चुनिटी amongst all the surgeons in the country and world. I was the unique one who had this opportunity to treat such a child. सर जैसे आपने कहा माइक्रो सर्जरी, जितनी ये वर्ड जितना छोटा है बट उतना ही ये बहुत डिफ़िकल्ट है। माइक्रो सर्जरी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपने अभी तक ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स सर्जरी की है, माइक्रो सर्जरी की है। कुछ ऐसे केसेस जो बहुत डिफ़िकल्ट थे, जो ना के बराबर थे, बट वो आपने किए और वो एक अचीवमेंट से कम नहीं है। कुछ दर्शकों से आप ऐसे कुछ केसेस शेयर करना चाहें? माइक्रो सर्जरी एक कोई नई स्पेशलिटी नहीं है। माइक्रो सर्जरी का सबसे पुराना एग्जाम्पल है गणपति। जब लॉर्ड शंकर ने चलते हुए हाथी के बच्चे का सिर काट के लगा दिया था गाँव में। सो दैट इज़ व्हाट वी आर स्टिल एमिंग, जिसको हम कंपोजिट टिश्यू ट्रांसप्लांट बोलते हैं, कि दूसरे स्पेसिस का, दूसरे एनिमल का कंपोजिट मल्टी फंक्शनल ऑर्गन हम निकाल के दें। आज हम सिंगल ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर करते हैं, हैंड तक हम आ चुके हैं, फेस तक आ चुके हैं, लेकिन पूरा कंपोजिट ब्रेन के साथ ये अभी तक एम है। तो ये तो खैर मैथोलॉजिकल जो है, लेकिन माइक्रो सर्जरी सबसे पहले वैसे प्लास्टिक सर्जरी में स्टार्ट हुई अराउंड 1977। इसमें जो बारीक बारीक जो नसें हैं, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, नर्व फ्लो होता है, इसको अंडर माइक्रोस्कोप हम जोड़ते हैं तो उसकी लाइफ बनी रहती है। जो भी पार्ट बनाना है वो वैसे बनी रहती है। तो मैंने भी 77 में मेरा जब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म किया, देन मैं फिर माइक्रो सर्जरी सीख के आया, तो 81 में मैं इंग्लैंड से वापस आया। आई वॉज द ओनली प्लास्टिक सर्जन इन द कंट्री हु वॉज डूइंग दिस माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर। एक डॉक्टर और थे चेन्नई में जिन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग लिया था, लेकिन उनका मोस्टली थंब रिप्लांटेशन में था। लेकिन बाकी जैसे तो 81 में सबसे पहले मैंने जबड़े का कैंसर था, इसका पूरा का पूरा लोअर हाफ ऑफ द फेस निकाल दिया था जे हॉस्पिटल में। मुझे याद है कि दैट वाज द फर्स्ट, जब मुझे बोला कि इसको रिकन्स्ट्रक्शन करो, तो तब मैंने करीबन 12 घंटे काम करके उसका पूरा जबड़ा, छाती के पीछे से चमड़ी, बोन एंड मसल निकाल के पूरा जबड़ा रिकन्स्ट्रक्ट किया, एंड दैट बिकेम सक्सेसफुल। सो दैट वाज द बिगेस्ट जॉय फॉर मी कि सक्सेसफुल हो गया है। मैं फिर 83 में बॉम्बे हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज ए ऑनरी कंसल्टेंट। तो दोनों जगह मिला के मुझे फैसिलिटी सब अच्छी मिल गई। तो 1980 तो ऐसे जैसे जैसे सक्सेस माइक्रो सर्जरी की फैलती गई, सब जगह होते गया, तो मुझे वो ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आने लगे। तो एक जो बच्चा जो है वो 4 साल का था, और वो उसके फादर लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर थे, तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, और लिफ्ट में काम चालू था। तो वो लिफ्ट में खेल रहे थे, तो किसी ने अंदर हाथ शेक कर रहे थे, किसी ने बटन दबा दिया, तो लिफ्ट का दरवाज़ा ऊपर चले गया। तो पूरा का पूरा हाथ उसका एल्बो से अलग हो गया। वो पूना में थे, वो पूना में डॉक्टर संचेती, बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनके पास लेके गए। तो उन्हें बोला कि ये प्रकार की सर्जरी अभी इंडिया में नहीं आई है, इंडिया में कोई करता नहीं है माइक्रो सर्जरी जिससे कि हाथ जोड़ सके। आई एम टॉकिंग 84। उन्होंने बोला लेकिन हो सकता है। मैंने थोड़े दिन पहले कोई यंग डॉक्टर को मिला था मैं दिल्ली में, उसका मुझे नाम याद नहीं, ये नहीं मालूम कि कौन सा हॉस्पिटल में,
इतना मालूम है कि बॉम्बे से आया था, और उन्होंने मेंशन किया था वो माइक्रो सर्जरी करते हैं। बोले आप बॉम्बे ट्राई करिए, यदि आप जानते हो तो आपको शायद। अब देखिए लक कैसे फेवर करता है कि उसके फादर ने कुछ कॉन्टेक्ट से बात किया बॉम्बे हॉस्पिटल के, इंसिडेंटली वो एक बॉम्बे हॉस्पिटल के ट्रस्टी थे, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हाँ मैं जानता हूँ ये डॉक्टर अशोक गुप्ता, हमने इनको लास्ट वीक अपॉइंट किया है हॉस्पिटल में, आप आ जाइए, मैं उनको बोल दूंगा वो आपका सब कर देंगे। तो उस समय जब एक्सप्रेस वे नहीं था और वो पूना से बॉम्बे आए खिड़की से, तो 8 या 9 घंटे लगते हैं, और जब ऐसे इम्प्लांटेशन करते हैं तो 6 घंटे के अंदर होना चाहिए, और जब हम ये पार्ट को लाते हैं तो इसको अलग आइस में रख के लाना ज़रूरी है, नहीं तो उसका ख़राब होना शुरू होता है। तो उन्होंने बीच में खिड़की से निकले, फिर खंडाला या लोनावाला उतर के उन्होंने फिर आइस लिया, बड़ा वाला बॉक्स लिया, उसमें डाल के यहाँ पहुँचे। उसका कुछ सर्जरी हुई, सक्सेसफुल हो गया। दैट वाज द फर्स्ट मेजर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल इन इंडिया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर ने इतना ही नहीं, बहुत से पीड़ितों को भी उनके कॉम्प्लेक्स लाइफ सेविंग सर्जरीज भी की है। जैसे कि वायलेंस हुआ था एट मुंबई पोस्ट बाबरी मस्जिद, 1992 सीरियल मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, द कारगिल वॉर, अटैक एट द अक्षरधाम टेम्पल एट गुजरात, द बॉम्ब ब्लास्ट एट मुंबई 2002 and 2003, the 2006 train bomb blast at Mumbai and 2008 terrorist attack at Mumbai। इससे भी और भी बहुत से ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए थे जिसमें जो विक्टिम से पीड़ित थे आपने उन्हें भी एक लाइफ दी है। सर तब ये इनके साथ काम करना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने डिफ़िकल्टी चैलेंज तब आपको लगते थे कि जो फेस करने पड़ते थे एज अ मेडिकल हेल्थ केयर? जहाँ भी इस प्रकार के केसेस हुए हैं मैंने खुद जाके बोला कि भाई आई एम अवेलेबल, सेंड पेशेंट टू मी। और इसके बाद में जो एक वो हो जाती है कि भाई डॉक्टर गुप्ता इज़ अवेलेबल एवरी टाइम एनी टाइम। तो ऐसे 2 इंसिडेंट मुझे अभी भी याद हैं जो कभी नहीं भूल सकता मैं। एक तो ये 93 में जब मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो एयर इंडिया बिल्डिंग, एक्चुअली आई वाज गोइंग टू जीडी सोमानी स्कूल, आई वाज क्रॉसिंग देयर, और मेरे सामने ब्लास्ट हुआ, मेरे सामने ऐश निकली। आई मीन आई हैड सच ए इम्पैक्ट ऑफ दैट इन माई माइंड। और उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, पेजर थे, तो पेजर से हमको पेज आया कि आप तुरंत आइए, बॉम्बे हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट आया। तो मैं इमीडिएटली रश बैक टू बॉम्बे हॉस्पिटल। कुछ ऐसा हुआ कि एक पेशेंट एयर इंडिया बिल्डिंग का जो वार्डन था, वो ट्रैफिक वार्डन, वो मेरे पास आया था। आई वाज नॉट नोइंग कि वो एयर इंडिया बिल्डिंग में काम करता था। उसके गले में इतना बड़ा कांच का टुकड़ा, पूरा सीधा जो कैरोटिड वेसल है उसको कट करके वहाँ था, नर्व वेसल्स को। तो मैं उसको प्रायोरिटी में लेके रिपेयर किया, माइक्रो सर्जरी किया। जब वो ठीक हो गया तो मैंने ऐसे ही उसको पूछा, कैजुअली मैं बोला कि भाई सर यू आर सो लकी, ए मिलीमीटर हियर एंड देयर यू वुड हैव बीन फिनिश्ड, एंड यू मस्ट बी रियली blessed by the God. He said, no sir, I was not blessed by the God, I was blessed by my own deeds. और उसने जो बोला कि जब ये जो टेररिस्ट थे ये दे वांटेड टू पार्क द कार इन द मिडल ऑफ द पार्किंग लॉट ऑफ एयर इंडिया बिल्डिंग। तो उन्होंने जब आया तो ये ही वाज अ पारसी जेंटलमैन, ही सेड कि नो, दिस पार्किंग इज लिमिटेड ओनली टू एयर इंडिया स्टाफ एंड यू कैन नॉट पार्क इट। तो उसने उनको नहीं पार्क करने दिया। उन्होंने उसको बोले, उस समय 200 रुपये उसको ब्राइब भी करना चाहा, लेकिन ये रिफ्यूज्ड। बोला यदि मैं वो 200 रुपये ब्राइब ले लेता तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू बी ब्लोन इनटू पीसेस। तो जब उसने नहीं अलाउ किया तो दे वेंट आउटसाइड, और जब एग्जिट है वहाँ पार्क करके चले गए वो, और ये ब्लास्ट हुआ। सर मैं यही एक क्वेश्चन पूछ चाहूँगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है या बच्चे कुछ खेलते खेलते कट हो जाता है, तो अगर ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं या एक्सीडेंट अगर हमारे सामने हो रहा है या हुआ है तो फर्स्ट इमीडिएट प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए? इसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हमको सोसाइटी में हाउ टू मैनेज इवेंचुअल एक्सीडेंट्स एंड दिस थिंग टू फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग। मैंने इसका प्रपोजल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनको ये भी बोला था कि एवरी टैक्सी ड्राइवर, एवरी पर्सन हु गोज़ फॉर लर्निंग लाइसेंस शुड बी गिवन ए ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। Every school children between 8, 9, 10 should be given first responder training for that. Every ambulance driver must have the training कि भाई कैसे वो पेशेंट को उठाए, कैसे स्ट्रेचर पे रखे,
और जितने भी जो बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल्स हैं, जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जो मार्शल रखते हैं, उनको भी हम ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग दी जाए। जैसे क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़े फंक्शन में सिक्योरिटी कारण एक ही हॉल में एंट्री रखते हैं, एक ही गेट से एग्ज़िट रखते हैं, और उसमें इंसिडेंट होने के बाद में स्टैम्पेड होता है, सब भागते हैं। और ये मार्शल और जो वॉलंटियर्स हैं, इनको हमको एवरी हॉल विथ मोर देन 40 कैपेसिटी मस्ट हैव एटलीस्ट वन वेल ट्रेन लाइफ गार्ड और लाइफ सपोर्टर, और ये ट्रेनिंग हमको देना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे अगर एक्सीडेंट हुआ है और कोई पार्ट कट हुआ है तो हॉस्पिटल में हम लोग जो कट हुआ पार्ट है वो हमें कैसे लेके जाना चाहिए? इसमें जो कटा हुआ पार्ट है, जो एम्पुटेटेड पार्ट है, उसको सबसे पहले तो क्लीन प्लास्टिक बैग में या कपड़े में रैप करें उसको, और उसके बाद में उसको आइस में रखें, क्योंकि अप टू 6 आवर्स वो पॉसिबल होता है कि हम उसको जॉइन कर सकें। 6 घंटे से ज़्यादा यदि होता है और पार्ट में ज़्यादा मसल है, बोन है, तब उसको पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी पे रहते हैं। यदि टर्मिनल है, सिर्फ फिंगर का पार्ट है या छोटा है, तो हम उसको 12 घंटे तक जोड़ सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उसको आइस में रखा जाए। आइस में रख के आप उसको हॉस्पिटल, जो नियर बाय हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाएँ और उसको उस प्रकार से इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पेशेंट है मेरे पास में, जिसको मैंने 45 आवर्स के बाद में भी जोड़ा था। ये यंग इंजीनियर था भोपाल का, अभी मुझे याद है, वहाँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ऐसे ही हाथ कट गया था यहाँ से, आर्म से, तो वो बेचारा वहाँ लोकल हॉस्पिटल में गए। उन्होंने बोला कि भोपाल में कहीं पॉसिबल नहीं है, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। उसके कुछ रिलेटिव थे बॉम्बे में, उन्होंने कांटेक्ट किया मुझे। मैंने उनको बताया कि भाई आपको किस प्रकार से उसको रैप करना है, पूरा हार्म था बड़ा, कहता था, बोला कैसे आपको बड़े आइस बॉक्स में रखना पड़ेगा, सब करके। तो जिस हॉस्पिटल में थे तो वहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला कि इसको ट्रांसपोर्ट करना ये मुश्किल जाएगा, तो उसने उसको उसके बॉडी पे स्क्रू से फिक्स कर दिया, जो पूरा अलग हो गया, गलत हो गया। तो उसको तो हमको कोल्ड करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद में वो भोपाल से फ्लाइट नहीं मिली उनको, जब मिस्ड की ट्रेन से आए वो, यहाँ ट्रेन से पहुँचे बॉम्बे, तो उनके किसी जो रिलेटिव थे उन्होंने बोला कि ये तो ऑर्थोपेडिक का काम है, तो उन्होंने उसको ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर के पास में। उसने बोला ये रिप्लांटेशन का मेरा काम नहीं है, डॉक्टर गुप्ता का काम है। फिर वो मेरे पास इस प्रकार घूमते घूमते करीबन 40 घंटे बाद आया मेरे पास में। तो 40 घंटे के बाद में भी लकीली ही वॉज वेल मेंटेन, तो उसको करके वो अभी भी वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इश्चिमा टाइम है, इसको बोलते हैं, जिसमें विदाउट, जो अभी भी पूरी तरह काम कर रहा है। अभी 3 साल पहले मेरे पास आया था वो दिखाने के लिए, उसका हाथ पूरी तरह नॉर्मल काम कर रहा है। सर आज भी बहुत से बर्न केसेस दर्ज किए जाते हैं, एसिड अटैक हो या डाउरी के लिए बर्न किया गया हो, बहुत से इस बर्न केसेस में आज भी इंक्रीज होते ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे, ऐसे बर्न केसेस भी, आपने इस बर्न फील्ड में भी आपने बहुत काम किया है, कोई ऐसे केसेस या एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? और एक जो इंसिडेंट which came from a very rich family, जो हुआ, आई कैन नॉट नेम दैट फैमिली, आई कैन नॉट नेम। करीबन चार्टर फ्लाइट करके जब इंसिडेंट हुआ, तो चार्टर फ्लाइट करके उन्होंने फ्लाइट डाइवर्ट की, चार्टर फ्लाइट करके बॉम्बे लेके आया। बॉम्बे में आने के बाद में जब मैंने लड़की को बोला, तो लड़की बोली कि सर फॉर गॉड सेक प्लीज़ डोंट सेव मी। 80% या 90% उसके बर्न्स थे, बोले प्लीज़ डोंट सेव मी। और उसकी ऐसी सिचुएशन थी कि उसके हाथ में जो यहाँ पर पकड़ते हैं वो बचा हुआ था, पूरे सिर के बाल बचे हुए थे और फेस बचा हुआ था। तो मेरे जो एक्सपर्ट के एनालिसिस में कि उसको फ्लोर पे लिटा के हाथ पर पकड़ के उसको केरोसिन डाल के जला है। और उसकी हिस्ट्री ये थी कि भाई ऑफ किचन में काम करी थी, तो स्टोव बर्स्ट हो गया। तो किसी ऑनलुकर का उनका कहना था कि उनके घर में केरोसिन तो नहीं, दारू की बोतलें रहती किचन में, मतलब ये लड़की को किचन में जाके केरोसिन का तो काम ही नहीं है। बट स्टोरी इज़ कि भाई इतना सेपरेशन था, और नॉट ओनली दैट, उसके लिए उन्होंने अपने खुद का सॉलिसिटर और खुद का मजिस्ट्रेट वहाँ से आया था डाइंग डिक्लेरेशन देने के लिए, तो वो कहीं गलत नहीं बोले। और लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे अभी भी याद है कि लड़की का ट्रॉमा, कि सर
प्लीज़ डोंट सेव मी, नहीं तो मेरे को फिर से मार डालेंगे, लेट मी डाई। इसमें हमें प्राइमरी केयर क्या करनी है? अगर कहीं पे भी एसिड अटैक होता है या बर्न केसेस हमें अगर दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जाने तक जो समय रहता है, फर्स्ट केयर, फर्स्ट एड हमें उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आप पानी डालिए बॉडी के ऊपर, उससे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो करना है, लेकिन वो जो पेस्ट लगाओ और पानी से ब्लिस्टर आएंगे वो सब गलत मिथ है। पानी डालिए और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। 50 साल का आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेडिकल हेल्थ केयर इन इंडिया। क्या कहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? हमारा इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ कितना अच्छा है या कौन से अच्छे पॉइंट्स है फॉर द मेडिकल हेल्थ केयर? 50 साल में मैंने कई जो चीज़ें सीखी है, जो मेरे फ्रेंड में मुझे बोलते हैं कि भाई यू आर ए फूल। आपने बहुत नज़दीक से एक्चुअली इंडिया का हाँ, मेडिकल हेल्थ केयर देखा है। बोले आज के जो यंग जनरेशन है, nobody wants to work hard, nobody wants to spend time, they all want to live in a luxury apartment, they want to have a air conditioned chamber and cabin with a luxury car and fancy lifestyle in the evening. Nobody wants to work for 12 hours and 20 hours without charging a penny for them. Nobody wants to go to remote areas and operate free of them and then travel at your own cost, travel by train, travel by economic class and operate and come back. So this is something which I'm still being criticized. कि बोले ये तो he's a maniac. But anyway, my learning is if you take care of society, society will take care of you. If you take care of the poor people, their wishes are more stronger than the money which I receive from a rich person. And that's what I think I was given Padma Shri and world over recognition by United Nations, by Sheikh Hamdan, because of my contribution to society, maintaining their faith, maintaining the best practices without normal standard care, ethical practice and honest teaching. एक अभी रिसेंटली हुआ था, एक मेरे सुबह 7 बजे मुझे किसी मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया, ऐसी प्रेजेंटली बाद में बोला भाई कैसे क्या चल रहा है, क्या किया। नो सर, बोले आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू ए डिफ़िकल्ट पेशेंट विच आई हैड यस्टरडे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो मैंने बोला भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या किया आपने? बोले सर मैंने ये सब किया, डिस्क्राइब किया। तो बोला यस यू डन बेटर देन व्हाट आई कुड हैव डन इट। तो बोले नहीं सर। बोला क्या किया? बोले नहीं, before doing this I just kept my eyes closed for 5 minutes and I imagine in my mind कि in this situation what Dr. Ashok Gupta would have done it. और जो मेरे मन में आया मैंने वो लिख के रखा and then I proceeded. So that was the biggest compliment to me as a teacher. कि भाई people still think that how to solve the difficult problem. कि परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्शन ये आपकी बहुत एक आप ट्रस्ट करते हो। तो क्या कहेंगे जो डॉक्टर है या डॉक्टरी कर रहे हैं या आगे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश या क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो एक ही संदेश है या गुडविल मैसेज है कि बी ऑनेस्ट एंड ऑलवेज बिलीव इन गिविंग 100%। आप जो भी काम हाथ में लें, चाहे वो छोटा है बड़ा हो, हम बोलते कि देयर इज़ नेवर ए माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी, इट इज़ ए सर्जन हु इज़ मेजर और माइनर एंड एवरी सर्जरी हैज़ गॉट द सेम लेवल ऑफ रिस्क, चाहे मेजर ऑपरेशन कर रहे हैं या माइनर ऑपरेशन कर रहे हैं। सो यू हैव टू गिव 100% टू योर ड्यूटी वॉट एवर यू आर डूइंग। इफ आई एम डूइंग विद द पेशेंट आई विल मेक श्योर दैट ही गेट्स द बेस्ट। इफ आई एम टीचिंग आई विल मेक श्योर दैट दे आर गेटिंग द बेस्ट। एंड इफ आई एम डूइंग एनी इवन एग्जामिनेशन में भी जो है, कई बार मैं एग्जामिनर करके जा चुका हूँ और जो स्टूडेंट्स उनको लगता है कि भाई डॉक्टर अशोक गुप्ता आ रहे हैं तो विल बी टॉकिंग ऑल एडवांस एंड एवरीथिंग, बट आई वांट देम टू लर्न बेसिक थिंग फर्स्ट। यदि आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो यू कैन लर्न एडवांस थिंग बेटर। एंड ये मेरा मैसेज है, स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू फंडामेंटल्स एंड स्टिक टू एथिक्स। डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जरी जब बात आती है तब सबसे पहले कॉस्मेटोलॉजी आता है। बहुत से आम जनता आज कॉस्मेटोलॉजी अपने नोज़ या अपने हेयर इस सर्जरी के बारे में सोचते हैं। क्या कहेंगे कितने % ऑफ सर्जरी इसमें हो रहे हैं?
देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी और हम उसको एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। शुरू में जब प्लास्टिक सर्जरी लोगों को समझ में आई, तब यही समझते थे कि सिर्फ इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ लुक होगा, लेकिन उसके साथ साथ फंक्शन उतना ज़रूरी है। आज जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी भी हम बात करते हैं, मैंने भी करीबन 1985-86 से कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी चालू किया था। उस समय लोगों की, किसी की नाक तिरछी है, किसी की नाक छोटी है, किसी की आईलिड पूरी बंद नहीं होती, किसी के हेयर बराबर नहीं है, किसी के एजिंग के साथ भी होता है, किसी में पोस्ट प्रेगनेंसी जो पेट में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, लूज हो जाता है, हर्निया है, एबनॉर्मल फैट डिपॉजिट है, ये सब हमने किया है। एंड दिस ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 30 to 50% ऑफ द सर्जरी एट प्रेजेंट। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे फील्ड है इसमें जिसमें नॉन प्लास्टिक सर्जन भी इसमें अंदर घुस गए, जो सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। इवन इन सिटी ऑफ बॉम्बे देयर आर मैनी डेंटल सर्जन, देयर आर दोज हु आर नॉट इवन क्वालिफाइड डेंटल सर्जन, आई सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, दे ऑल entering into surgery of facelift, eyelid surgery, which is little dangerous. तो कॉस्मेटिक सर्जरी कराने में कोई नुकसान नहीं है, but it should be done by a qualified, well experienced doctor. आज की तारीख में ऐसे कई सेंटर्स हैं which are dedicating their time only to correct the complication done by these people. मेरे पास भी 60% पेशेंट रिफ़र होके आते हैं जो इनके अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के कॉम्प्लिकेशन के कारण है। इवन सर, ये हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी ये भी आज बहुत चल रहा है, बट कितना परसेंटेज है ये सक्सेस होने का? हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी में इज़ अ वेरी सिंपल सर्जरी। बेसिकली टेक्निक भी सिंपल है, और इसमें कई जगह तो बोलते हैं कि इसमें डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, टेक्नीशियन वो करते हैं, डॉक्टर अपना बाहर बैठ के काम करते हैं, टेक्नीशियन लगाते रहते हैं, बट सक्सेस रेट इज़ क्वाइट गुड। अबाउट 70-80% पेशेंट के ग्रोथ होती है। बट इट्स नॉट आई वुड नॉट से इज़ अ वेरी हाईली स्किलफुल सर्जरी जो जिसके लिए आपको 11 साल पढ़ाई करनी पड़े, वैसा नहीं है। आज प्लास्टिक सर्जरी ट्रेनिंग के लिए MBBS से लेके 11 साल पढ़ाई करने के बाद में आपको प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री मिलती है, और उसके बाद 5 साल और 10 साल और आगे एडवांस ट्रेनिंग के लिए। यदि जिसने 21 साल सीखने में बिताए हैं वो फिर आके सिंपल सर्जरी में अपना टाइम ख़राब करे, तो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा तो है कि भाई जिसमें आप कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कई आई वॉज पॉपुलरली नोन एज अ बूब मैन ऑफ बॉलीवुड, इतने मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट किए हैं, बॉडी लिफ्टिंग की है, बट दैट इज़ अ पार्ट साइड कि भाई कॉस्मेटिक सर्जरी प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द करंट सोसाइटी। एक मैं आपको 2 एग्जाम्पल इसमें देना चाहूँगा कि एक यंग बॉय मेरे पास आया था, वॉज हार्डली अबाउट 21, और पहले आया तो मुझे बोलने लगा कि सर आप मेरे आईब्रोज़ को थोड़ा बड़ा कर दो, ऊपर कर दो, तो मेरी आँख बड़ी दिखे। तो अकेला आया था, बोला भाई ऐसा क्या चाहिए आपको? तो नहीं, बोले मुझे थोड़ा सा फेस के ऊपर एक्सप्रेशन चाहिए कि हाँ मैं एंग्री मैन। तो बोला भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट आई कैन डू इट, बट यू हैव टू कम विथ योर पेरेंट्स, आई कैन नॉट डू इट विदाउट योर पेरेंट्स। फिर थोड़े दिन के बाद वो मदर को लेके आया, मदर को बताया, तो मतलब भाई ये पॉसिबल है, लेकिन एक बार करने के बाद तो इसको दोबारा वापस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मदर भी बोलने लगी ऐसा है वैसा है। फिर देन मैटर स्टेट देयर एंड देन अगेन ही केम बैक। बोले आप, बोला अब क्या है? तो बोले आप ये छोड़ दो, मुझे यहाँ बड़ा स्कार बना दे चेहरे के ऊपर कट करके। बोला ऐसा तो मैं पहली बार रिक्वेस्ट सुना है। फिर मैं उसको रीज़न पूछा, तो मदर बोले कि ही इज़ ए वेरी ब्रिलियंट एंड ब्राइट बॉय, ही इज़ स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। बोले इसको रैगिंग कर करके परेशान हो गया ये, तो ही वांटेड टू हैव द फीलिंग कि ही इज़ अ यंग मैन एंड अ मैनली पर्सन, तो इसको रैगिंग कम हो करके। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो परसेप्शन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड एस्थेटिक सर्जरी चेंजेस ड्रास्टिकली। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत से केसेस, बहुत सी बातें आज सुनने मिली, एंड सच में बहुत गर्व है आज आपका कि आपने बहुत सा सोशल वर्क किया है, सामाजिक कार्य किया है इतना कि बहुत से जीवन दान आज आपके वजह से उन्हें मिले हैं। थैंक यू। तो दर्शकों, ऐसी और मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, कैमरामैन सचिन के साथ, नवभारत मुंबई।